अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम इस वीडियो में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के बारे में जानेंगे, जो कि क्लास 12 के उर्दू का पहला चैप्टर का है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का लिखा हुआ नज़ीर अहमद की कहानी। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई, है ना। अक्सर व बेशतर आपके एग्ज़ाम में आता है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश अक्सर आ ही जाता है, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश अगस्त 1885 में हुआ। एक तो दिया है 1883, लेकिन 1883 को याद नहीं रखना है, 1885 वाले को याद रखेंगे, ठीक है। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश अगस्त 1885 ईस्वी में हुआ था। उसके वालिद का यानी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के वालिद का नाम मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग था। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के वालिद का नाम मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग था। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के वालिद का इंतकाल कब हुआ? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के वालिद का इंतकाल कब हुआ था? जब मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग 10 साल के थे तब। और मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की वालिदा का नाम मुशर्रफ जहाँ है। क्या है? मुशर्रफ जहाँ। तो जब मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग 10 साल के थे तो उसकी वालिदा का इंतकाल हो, यानी उसकी माँ का इंतकाल हो गया। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को खेलों से बहुत दिलचस्पी था, यानी फ़रतुल्लाह बेग तलाशे मांस के सिलसिले में हैदराबाद आए थे। आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग हैदराबाद क्यों आए थे, है ना। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग तलाशे मांस के सिलसिले में हैदराबाद आए थे। यानी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की शादी जो है अगस्त 1908 ईस्वी में हुई थी। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की शादी अगस्त 1908 ईस्वी में नसीमा सुल्ताना से हुआ था। किससे हुआ था? नसीमा सुल्ताना से। यानी कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की शादी अगस्त 1908 ईस्वी में नसीमा सुल्ताना से हुई थी। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का इंतकाल 17 अप्रैल 1947 को हुआ था। और अपना देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को ना। तो 15 अगस्त नहीं होके यहाँ पे 17 अप्रैल, यानी कि आज़ादी से पहले पहले जो है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग इंतकाल कर चुके थे, है ना। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का इंतकाल 17 अप्रैल 1947 ईस्वी को हुआ था। उसकी यादगार तहरीरों में से आता है यादगार मुशायरा और फूल वालों की सैर। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग शादी किए तो पहली शादी जिससे किए थे मतलब नसीमा सुल्ताना से, तो नसीमा सुल्ताना का इंतकाल हो गया। जब नसीमा सुल्ताना का इंतकाल हो गया तो दूसरा निकाह जो है हमीदा सुल्ताना से किया, जो कि हमीदा सुल्ताना कौन थी? तो नसीमा सुल्ताना की बहन थी। हमीदा सुल्ताना नसीमा सुल्ताना की बहन थी। यानी कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की दूसरी शादी किससे हुई? हमीदा सुल्ताना से, जो कि उसकी पहली बीवी नसीमा सुल्ताना की बहन थी। उनकी मज़ामीन, बहुत सारे मज़ामीन लिखे हैं, जिसमें आता है मज़ामीन फ़रहत के नाम से 7 जिल्दों में तबे हुआ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे एक सवाल बन सकता है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का मज़ामीन कितने जिल्दों में तबे हुआ? 7 जिल्दों में तबा हुआ था। कितने जिल्दों में? 7 जिल्दों में तबे हुआ था। उनकी दीगर किताबें, यानी कि बहुत सारी किताबें थी ना। तो एक तो ये था मज़ामीन फ़रहत, जो कि 7 जिल्दों में था, और बहुत सारी किताबें था जिसमें था इंशा, दीवान यकीन, दीवान नज़र, मेरी दास्तान और मेरी शायरी। ये सारे अहम हैं। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ सभी के लिए कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश अगस्त 1885 ईस्वी में हुआ। उसके वालिद का नाम मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग था। फ़रतुल्लाह बेग जब 10 साल के थे तो उसकी वालिदा यानी उसकी माँ का इंतकाल हो गया, उसकी माँ का नाम क्या था? मुशर्रफ जहाँ। यानी कि पूछ सकता है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के वालिदा का क्या नाम था? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की वालिदा का नाम मुशर्रफ जहाँ बेगम था। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को खेलों से बहुत दिलचस्पी था। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को खेलों से बहुत दिलचस्पी था। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग हैदराबाद क्यों आए थे? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग हैदराबाद तलाशे मांस के सिलसिले में हैदराबाद आए थे। अब आ सकता है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की शादी कब हुई थी? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की शादी अगस्त 1908 ईस्वी को हुआ था। तो किससे हुआ था? तो नसीमा सुल्ताना से हुआ था। उसका इंतकाल यानी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का इंतकाल 17 अप्रैल 1947 ईस्वी को हुआ। उसकी यादगार तहरीरों में आ सकता है ना कि जो है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की तहरीरों को लिखे, तो उसकी यादगार तहरीरों में आएगा यादगार मुशायरा और फूल वालों की सैर। और जब शादी किया तो दूसरा, यानी कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की दूसरी शादी जो है हमीदा सुल्ताना से हुआ था, जो कि हमीदा सुल्ताना कौन थी? तो नसीमा सुल्ताना की बहन थी। उनकी मज़ामीन फ़रहत जो है वो 7 जिल्दों में तबा हुआ। और उनकी दीगर किताबों में आता है इंशा आता है, दीवान यकीन है, दीवान नज़र है, मेरी दास्तान है और मेरी शायरी अहम है। ये इसका लिखा हुआ है किताबें। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नज़ीर अहमद की कहानी का पहला चैप्टर का सवाल और जवाब। मुख्तसर सवाल और जवाब। जो मुख्तसर गुफ्तगू लिखा हुआ है आपके चैप्टर में, आपके निसाब में, नज़ीर अहमद की कहानी का पहला सवाल नंबर है, फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? तो फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर तालीम हासिल करने के लिए जाते थे, पढ़ने के लिए जाते थे, इल्म हासिल करने के लिए जाते थे, है ना। अब दूसरा सवाल है कि किस अरबी शायर से मुताल्लिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई? यानी कि जब कौन सा सबक पढ़ाया जा रहा था, जो मियाँ रज़ा ने पढ़ा तो मौलवी साहब को गुस्सा आ गया और गुस्से की वजह से मौलवी साहब ने मियाँ रज़ा की छुट्टी कर दी, है ना। छुट्टी तो नहीं कि उसको बताया, उसके बाद दोबारा वो पढ़ने के लिए आया ही नहीं। तो किस अरबी शायर से मुताल्लिक था वो? तो इसमें लिखा है कि अरबी ज़बान के मशहूर शायर के कलाम को पढ़ने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। तीसरा सवाल है आपके चैप्टर नंबर 1 का
कि फरहतुल्लाह बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियां करते थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फरहतुल्लाह बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियां करते, इसका जवाब है कि शेरखानी में फरहतुल्लाह बेग एराब की गलतियां करते थे। किसकी गलतियां करते थे? एराब की गलतियां करते थे। सवाल नंबर 4 है कि मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे। यहाँ पे था फरहतुल्लाह बेग कैसी गलतियां करते थे, अब है कि मियाँ दानी कैसी गलतियां करते थे। मियाँ दानी है ना, तो मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे। तो मियाँ दानी शेर पढ़ने में शेर को नसर बना के पढ़ते थे, यानी कि कभी शेर को नसर बना देता था, ऐसा लगता था कि शेर पढ़ ही नहीं रहा है। इस पे मौलवी साहब को गुस्सा भी आता था और वो आराम से चुप होके बैठ जाते थे मौलवी साहब। तो मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे, तो मियाँ दानी शेर पढ़ने में शेर को नसर बनाकर पढ़ते थे। अब सवाल नंबर 5 है मुख्तसर सवाल का, यानी कि मुख्तसर गुफ्तगू का सवाल नंबर 5। लास्ट सवाल ये है कि मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था। जो भी टीचर होता है सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का, उसी तरह से मौलवी साहब का भी अलग तरीका था पढ़ाने का। तो आपसे पूछ रहा है कि मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था। तो मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका ये था कि वो पहले बच्चों से किताब की इबारत को पढ़वाते थे, यानी जो भी चैप्टर है ना, उसको पहले बच्चों को बोलते थे पढ़ने के लिए। पहले बोलते थे उसको पढ़ने के लिए, अगर वो पढ़ा सही पढ़ा तो ठीक, अगर बच्चा सही पढ़ा तो ठीक, वरना मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका ये था कि वो पहले बच्चों से इबारत पढ़वाते थे, फिर अगर बच्चा सही पढ़ा इबारत को तब तो उसको समझाते थे। अगर वो सही नहीं पढ़ा तो मौलवी साहब अपनी गुस्से की वजह से वो जो है तलबा को मदरसे से बाहर निकाल देते थे, या फिर उसको डांट कर फिर उसको समझाते थे। आप लोगों को जो भी दिक्कत है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, कौन से चैप्टर नंबर 2 के साथ, किसके चैप्टर नंबर 2 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।